हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। साइंस नामा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं रावत चौधरी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सन इतनी विशाल मात्रा में एनर्जी कैसे दे पाता है? सन की जो सनलाइट आती है उसके कारण से सभी जो जीव है वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। जो प्लांट्स है वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नामक रिएक्शन के कारण से भोजन बनाते हैं। और प्लांट्स के अलावा भी जितने भी प्राणी हैं वो सब कहीं ना कहीं, और कहीं ना सही लेकिन देखने में कहीं ना कहीं जरूर सनलाइट का प्रयोग करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि सन है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में लाइट है वो कैसे दे पाता है, या इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है वो कैसे दे पाता है? और दूसरा, सन कितने सालों से ऐसे ही एनर्जी दे रहा है और अगले कितने वर्षों तक ऐसे ही एनर्जी देता रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से यकीनन आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। आइए देखते हैं कि सन इतनी विशाल मात्रा में एनर्जी क्यों दे पाता है। तो दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स में या नाभिकीय भौतिकी में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जिनमें पहली है न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और दूसरी है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो नाभिकीय विखंडन प्रकार की अभिक्रिया है उसमें कोई भारी नाभिक है वो हल्के नाभिकों में टूटता है, और हल्के नाभिकों का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो उन हैवी न्यूक्लियाई के बजाय कुछ, उन भारी नाभिकों के बजाय कुछ कम होता है, यानी कि द्रव्यमान की क्षति होती है। हमारे पास जो क्रिया कारक था उसका द्रव्यमान और जो उत्पाद हमें प्राप्त हुए हैं उनके द्रव्यमानों में कुछ अंतर होता है। उत्पाद जो प्राप्त हुए उनका द्रव्यमान कुछ कम होता है। जो द्रव्यमान में क्षति हुई है उसी द्रव्यमान की एनर्जी बनती है। बहुत कम मात्रा का द्रव्यमान भी आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसके अनुसार अधिक मात्रा की ऊर्जा का कारण बनता है। बहुत कम मात्रा का द्रव्यमान भी, अगर 1 मिलीग्राम भी हम मास लें तो इससे भी बहुत अधिक मात्रा की एनर्जी है वो बन पाती है। तो हैवी न्यूक्लियई है वो हल्के न्यूक्लियई में टूटता है, और हल्के न्यूक्लियई का मास है वो कुछ तुलनात्मक रूप से कम रहता है। तो उस मास डिफरेंस के कारण, उस मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी बनती है। ये वाली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में हीट या स्टीम पैदा की जाती है, और उसी स्टीम की सहायता से आगे जाके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अपने राजस्थान में भी इस टाइप का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में है। और जो अगले प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसको कि मैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहने लग रहा हूँ, उस अभिक्रिया का इस्तेमाल है वो सन की कोर में होता है। यानी सन जिस अभिक्रिया के नाते इतनी विशाल एनर्जी दे पा रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का कुछ उल्टा होता है, यानी कि इसमें दो छोटे न्यूक्लियई, दो लाइट न्यूक्लियई आपस में फ्यूजन करते हैं, और उनके बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई हैवी न्यूक्लियई, कोई स्टेबल न्यूक्लियई बनता है। लेकिन वो जो हैवी न्यूक्लियई है उसका मास भी इन दो लाइट न्यूक्लियई की तुलना में कुछ कम होता है। यानी यहाँ पे भी रिएक्शन के बाद में जो है मास डिफेक्ट बनता है, और उसी मास डिफेक्ट में, छोटे से मास डिफेक्ट के कारण भी बहुत अधिक मात्रा की एनर्जी है वो बनती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे सूर्य के अंदर भी होने को लग रहा है। वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है वो आपस में फ्यूजन कर रहे हैं और हीलियम के नाभिक बना रहे हैं, और परिणाम स्वरूप इतनी विशाल मात्रा की ऊर्जा या फिर हमें सनलाइट मिल रही है। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि सनलाइट है वो किस सोर्स के कारण पैदा होती है, या सूर्य के अंदर में ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हमें इतनी विशाल मात्रा में फोटॉन्स या लाइट मिल पाती है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसका प्रयोग है वो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर में किया जाता है। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एटॉमिक बॉम्ब की तुलना में कहीं ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और एटॉमिक वेपन्स के रूप में हाइड्रोजन और एटॉमिक बॉम्ब दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जान माल को नुकसान पहुंचाने वाला होता है।
अब अगला सवाल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उसके अनुसार से जो मास है वही एनर्जी में बदलता है। तो क्या कभी ऐसा होगा सूर्य का वो जो भी पूरा मास है वो एनर्जी में बदल जाए, पूरा का पूरा मास रोशनी में बदल जाए? इस हिसाब से तो सूर्य को किसी दिन खत्म हो जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या सूर्य की भी मौत होगी? When will the sun die? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सूर्य की भी मौत होगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, सूर्य भी अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर आइंस्टीन के संबंध के अनुसार बात करें तो सूर्य का भी कुछ ना कुछ मास है, हालांकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सूर्य भी अपनी मौत को प्राप्त होगा अगर हम आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार चलें तो। यानी इन प्रिंसिपल ये बात सही है कि सूर्य की भी एक दिन मौत हो जाएगी। समडे सन विल ऑल्सो डाई। लेकिन क्या सूर्य की मौत आज या कल या कुछ दिनों पश्चात ही होने वाली है? इसको समझने के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस का सहारा ले लेते हैं। सन का जो कुल मास है वो कुछ 10 की घात 30 किलोग्राम के अराउंड होता है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में है। और सूर्य का वो मास जो वो एक दिन की रोशनी देने में इस्तेमाल करता है, यानी एक दिन में सूर्य जितना मास खोता है वो सन की कुल मास की तुलना में बहुत ही कम है। अगर एक दिन में सूर्य है कितना मास खोता है उसकी मैं बात करूं तो वो लगभग कुछ 350 बिलियन टन के आसपास बनता है। 350 बिलियन टन और 10 की घात 30 किलोग्राम, इन दोनों मासेज की हम आपस में तुलना करें तो हमें पता चलता है कि ये मास तो उस 10 की घात 30 किलोग्राम की तुलना में बहुत ही कम है। यानी कि अगले कई वर्षों तक सूर्य ऐसे ही चमकता रहेगा, ऐसे ही रोशनी देता रहेगा। अमूमन एक मोटे मोटे आंकड़े की बात करूं तो सूर्य लगभग 4-5 बिलियन ईयर्स और ऐसे ही चमकता रहेगा। या फिर आप यूं कह लीजिए कि 1 बिलियन होता है वो लगभग 1 मिलियन का 1000 गुना होता है, यानी 10 लाख को अगर हम 1000 से गुणा कर लें तो 1 बिलियन बनता है। इतने वर्षों तक सूर्य है वो ऐसे ही चमकता रहेगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस दी गई है, इनको पढ़ करके हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य है वो अगले कितने दिनों तक ऐसे ही चमकता रहेगा और सूर्य का कुल मास है वो कितना होता है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य कितने वर्षों से हमें रोशनी दे रहा है। तो इस बात का अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स जब मून पे जाते हैं तो वहाँ से मून की जो चट्टानें हैं, मून रॉक्स, वो लेके आते हैं और उस मून रॉक्स का फिर कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार से स्टडी किया जाता है और उनकी एज निकाली जाती है। तो वहाँ से हमें सूर्य कितना पुराना है इस बात का कुछ अनुमान मिल पाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि लगभग जो संपूर्ण यूनिवर्स है वो एक ही टाइम में एग्जिस्ट में आया होगा बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। और बिग बैंग थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है उसके अनुसार है। ऐसा माना जाता है कि बहुत अधिक मात्रा की ऊर्जा है वो मैटर के अंदर में बदल गई, यानी कि सूर्य और अन्य प्लैनेट्स के अंदर में बदल गई। कई बार जो तारे हैं उनको भी हम टूटते हुए देखते हैं, यानी प्रत्येक जो स्टार है उसका अपना लाइफ साइकिल होता है और उसी प्रकार से सन का भी अपना लाइफ साइकिल है। हालांकि सन का लाइफ साइकिल उनकी तुलना में कुछ बड़ा है या कई स्टार्स की तुलना में हो सकता है छोटा हो, लेकिन कम से कम हमारी जितनी एज है उसकी तुलना में सन है वो बहुत अधिक दिनों तक सर्वाइव करने वाला है। आप, मैं और हमारी कई पीढ़ियां जब तक जिंदा रहेगी तब तक सन ऐसे ही रोशनी देता रहेगा और हम ऐसे ही इन प्लेजेंट मोमेंट्स का लुत्फ उठाते रहेंगे। तो आज हमने जाना कि सूर्य कितना पुराना है, सूर्य इतनी ज़्यादा रोशनी कैसे दे पाता है, उसके अंदर का सोर्स क्या है और क्या सूर्य की भी एक दिन मौत होगी। इन तीनों सवालों का जवाब आज हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अगली बार फिर से कोई अच्छा सा वीडियो लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। नमस्कार।